अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त इंतखाबात की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। सभी सियासी जमातों की बात करें, किसी न किसी सतह पर हम देख रहे हैं कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। अपना अपना बयानिया लोगों तक पहुंचाने की जो भी कोशिश जिस सतह पर हो सकती है, सियासी जमातें अपने अपने जो प्लान्स हैं उनके तहत आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें, उनकी तरफ से भी हमने देखा कि कल बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, लेकिन वाकफान हाल कोई बहुत अच्छी खबर नहीं लेकर आए। वहाँ पर जो प्रेजेंस थी जलसे में, और क्योंकि मरियम नवाज साहिबा खुद वहाँ पर मौजूद थी, बहुत से सवालात उसको लेकर उठाए गए। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या बार बार बदलता हुआ बयानिया एक कुछ और हो सकती है? इस पर बात करेंगे। अगर यही सूरत हाल रही, इसी तरह का तनासुब रहा लोगों की शिरकत का, तो क्या मियां साहब की वापसी पर PMLN को किसी किस्म की सुबकी का सामना तो नहीं करना पड़ सकता? इलेक्शंस की ही बात करें, PDM के सरबराह जहां सब हर कोई इलेक्शन की बात कर रहा है, वो इलेक्शन से पहले मईशत दुरुस्त करने की इंपॉर्टेंस पे हम देख रहे हैं कि बात करता हुआ नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मैदान में दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की बात करें तो उनकी तरफ से हल्का बंदियों पर, जो नई हल्का बंदियां हैं, उन पर एतराजात सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कुछ आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ हिस्सों में इन सभी इश्यूज पे बात करें। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े मामला पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर है खुर्रम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। खुर्रम साहब से सबसे पहले मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया गया PMLN की तरफ से। एक इम्प्रेशन, एक राय इस वक्त यही है कि कल का जलसा जो है वो कोई बहुत कामयाब नहीं था इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस जो लोगों की थी वहां पर, क्या कहेंगे? कल जिस चीज का आगाज किया गया वो लाहौर की जो मुतहर्रिक साजी की मुहिम है कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं और मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान के शहरियों से और लाहौर के शहरियों से खिताब करेंगे। उसकी एक मोटिवेशनल मुहिम जो है उसका आगाज हुआ है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम है उसका बाकायदा आगाज तो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ करेंगे। ठीक है, तो यानी अभी कल जो है वो मुहिम नहीं थी सर। कुछ सोर्सेज के मुताबिक, बल्कि PMLN के कुछ सीनियर लीडर से बात हुई है, आज कोई मीटिंग भी हुई है आप लोगों की वर्चुअली शहबाज शरीफ साहब से, मरियम साहिबा से, और कहीं ना कहीं सुना है कि नाराजगी का इजहार किया गया है। कॉर्नर मीटिंग थी, मुतहरिक करने की मुहिम थी, जो भी था शायद बहुत सक्सेसफुल शो नहीं था। नहीं देखिए, ये तो हम क्या सराहियां हर जलसे पे और हर कॉर्नर मीटिंग पे कर सकते हैं। मकसद यही है कि लाहौर शहर जिसके ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी है जलसे को कामयाब करने की, उसको मुतहरिक किया जाए। और वो जितना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज जितना गलियों में जा सकती हैं, जितना करीब तरीन अवाम के पास जा सकती हैं, उन्हें जाना चाहिए। हम सबका फर्ज है, हम भी अपने अपने हलकों में जा रहे हैं ताकि जितना भी लोकल सतह पर जाकर अवाम से बराह रास्त बात की जाएगी वो उतनी ही ताकतवर होती है। बड़े जलसे जो है वो वैसे तो एक माहौल के लिए काम आते हैं, लेकिन जहां आपने एक्चुअली अवाम को एक जगह पर लेकर जाना है या उनसे वोट डलवाना है, तो जितना आप उनके करीब तरीन जाएंगे उतना ही पार्टी का भी और लीडर का फायदा है। तो मरीम नवाज साहबा के लिए बहुत अच्छा मैदान है कि वो लोकल सतह पर जाएं, जितना छोटा जा सकती हैं। इसमें कोई कदगन नहीं है कि जरूरी वहां लाखों लोग होंगे तो वो जलसा होगा। वो जाएं, शायद और आपने ये जो कहा ना, असल मकसद है कि उसका जो रिजल्ट है वो 21 अक्टूबर को आना है सही इंशाल्लाह। आपने कहा ना कि स्पेकुलेट करने लग जाते हैं लोग। स्पेकुलेशन का आगाज शायद तब हुआ, और ऐसा लगा कुछ लोगों को कि PMLN कुछ जिटरी दिखाई देती है जब मियां साहब के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और रैली की सूरत में मियां साहब को रिसीव करने से आप लोगों ने मीनार पाकिस्तान के जलसे का अनाउंसमेंट कर दिया। तो उससे भी लगा कि शायद कहीं ना कहीं आप लोग समझते हैं कि शायद वो वाला रिस्पॉन्स नहीं आ सकेगा जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, इसका असल मकसद ये है कि लाहौर एयरपोर्ट जो है, क्योंकि लाहौर के शहरी इलाकों का जो मरकज है उससे दूर है, आबादी के मरकज से दूर है, और वहां तक की जो देखिए हर जो जलसा है उसकी कामयाबी में एक हिस्सा लॉजिस्टिक्स का है। तो लिहाजा वो सब लोग जिन्होंने लाहौर शहर से जाना है या जिन्होंने लाहौर के बाहर से उसमें शिरकत करनी है, उन सब के लिए आसानी देखते हुए ही मीनार पाकिस्तान का इंतखाब किया गया है कि वो लोग जो गुजरांवाला से इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर जाएंगे, उसके लिए आसान है कि वो मीनार पाकिस्तान पर ही
अपने कायद की बात सुने, बजाय ये कि वो मजीद 25-30 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट। चले, आई टेक योर पॉइंट, लेकिन जो कोई लाहौर सिंध से, गुजरांवाला से कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके जा सकता है, वो एयरपोर्ट भी जा सकता है। बट चले, आई टेक योर वर्ड फॉर इट जो आप कह रहे हैं। सर, आपने कहा कि आपने बहुत बड़ा, देखिए इसमें बड़ा गौर हुआ है, एयरपोर्ट के करीब कोई इज्तिमा की दुरुस्त जगह नहीं है जहां एक बड़ा इज्तिमा बाकायदा तौर पर इकट्ठा हो सके। और वो तमाम देखें, इसमें हजारों बल्कि शायद गालिबन लाखों की तादाद में आवाम ने शिरकत करनी है, हजारों गाड़ियां होंगी, बसें होंगी। उन सब की आसानी और उनकी लॉजिस्टिक्स देखते हुए ही मीनारे पाकिस्तान का इंतखाब किया गया और इंशाल्लाह एक भरपूर जलसा होगा। सर, जो इस वक्त आप लोग पार्टी को एक वो होता है ना, रीस्ट्रक्चर करता है, हर पार्टी करती है अपने आप को इलेक्शन से पहले, लोगों को रीच आउट करने की एक मुहिम चलाती है, सभी जमातें चलाती हैं, आप लोग भी चला रहे हैं। लेकिन आप लोगों का मंतक कुछ लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रहा। वो लोग आपकी पार्टी के जिनके अवाम में रूट्स ही नहीं है, हम उनके नाम देख रहे हैं कि वो पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने की उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। बशीर मेमन साहब की बात कर लें, इवन फॉर दैट मैटर मोहम्मद जुबैर साहब की बात कर लें, अफनानुल्लाह साहब की बात कर लें, उनको तो नारोवाल भेज दिया गया पार्टी को रीऑर्गेनाइज और रीच आउट करने के लिए लोगों को। ये क्या लॉजिक है, थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को समझा दें। नहीं, ये लॉजिक बड़ा साफ है कि ये सब लोग जो मसलन जो मुख्तलिफ जिलों में कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए हैं, उन पे कोशिश ये की गई है कि वो लोग जो इस पे इंतजामी तौर पर देख सकें। जो तमाम सियासी हरकत है वो तो मुकामी MNAs ने, MPAs ने, टिकट होल्डर्स ने, जो हमारे जो पार्टी के अहदेदारान हैं, उन्होंने करनी है। मैं जिस हल्के से मुझ पर गुजरांवाला के अवाम ने बड़ी रहमत की है, बड़ा करम किया है, उसकी जिम्मेदारी मैंने उठा ली है, मैंने उनको मुतारिक करना है। तो ये जो सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनका काम कोई ये नहीं है कि उन्होंने पार्टी को असर नौ मुंतजिम करना है। उन्होंने सिर्फ जाकर देखना है कि क्या जो पार्टी के टारगेट्स हैं मुख्तलिफ हवालों से, फंड रेजिंग के हवाले से, एडवर्टाइजिंग के हवाले से, क्या वो पूरे हो रहे हैं नहीं, नहीं हो रहे, वो पॉइंट आउट करेंगे। सारा काम जो है वो मुकामी जो लीडरान है, मुकामी मेंबरान असेंबली जो साबका हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं, उन सब ने करना। लेकिन देखें ना सर, खुर्रम दस्तगीर खान साहब के होते हुए गुजरांवाला में गालिबन राना मशहूद साहब को जिम्मेदारियां ये सौंपी गई हैं, तो ये कोई अदम एतमाद तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एहसन इकबाल साहब के ऊपर अफनानुल्लाह साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक वाला मामला भी कुछ समझ नहीं आया कि लाहौर को जिस तरीके से ख्वाजा साहब जानते हैं, शायद ही कोई जानता हो, उनको पिंडी लेके आ गए। तो क्या पिंडी की लीडरशिप के ऊपर अदम एतमाद है? ना हनीफ अब्बासी साहब का जिक्र है, ना चौधरी तनवीर साहब का जिक्र है। जी, इसमें दिलचस्प बात यह है कि मुझे जो है वो फैसलाबाद डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पंजाब के सदर जो हैं वो उस डिवीजन के रहने वाले हैं। तो लिहाजा इस समय मैंने कहा ये जो कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारियां हैं ये इंतजामी नौयत की हैं, इनकी सियासी नौयत नहीं है। इनका हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि वो जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जो काम है सारा वो सियासी जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने ही करना है, उन्होंने ही इंतखाब लड़ना है और उन्होंने ही अवाम को इकट्ठा करके लेकर आना है। हमारा काम है एज कोऑर्डिनेटर्स ये है कि हमने उसकी जो नक्लो हरकत है और नज़्म ज़ब्त है उसको यकीनी बनाना। अच्छा, कुछ दिन पहले सर शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि कोई 32-33 हल्के ऐसे होते हैं जहां पर सर्दियों में इलेक्शन करवाना मुश्किल हो जाता है, तो जनवरी का आखिरी हफ्ता शायद फीजिबल ना हो। मौलाना फजल रहमान ने भी आज यही गुफ्तगू की। खैर उनका मौकफ कुछ और था, सर्दी का तो कहा ही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मईशत की समत को पहले दुरुस्त करने की जरूरत है, वो इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है। पार्टी का इसके ऊपर कोई मौकफ है? अपनी जाती राय भी दीजिएगा कि इलेक्शन फर्दर डिले हो जाए तो PMLN का इस पर क्या वो है, टेक है? जी, हमारी राय तो यही है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो 30 नवंबर तक अपनी जो हल्का बंदियां हैं वो हतमी नोटिफाई कर देंगे, उसके बाद उन्हें कम से कम 54 दिन चाहिए। 54 दिन इलेक्शन एक्ट 2017 में दर्ज है। उसके बाद किसी वक्त भी इंतखाबात हो सकते हैं। तो अगर वो उस 54 दिन के बाद करीब तरीन जो 10-15 दिन है, 54 दिन पूरे होने के बाद उसमें इंतखाबात हो जाते हैं, तो उसके लिए हम तैयार होंगे। अगर उसे डिले करना है वो हम सब के लिए एक तशवीश की बात होगी, क्योंकि उसके फौरन बाद आपको मालूम है कि सदर का इंतखाब होना है, सेनेट का इंतखाब होना है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि वो 54 दिन जो 23 जनवरी को खत्म हो जाएंगे उसके बाद जल्द अज जल्द इंतखाबात करा दिए जाए। आपकी तरफ PMLN की तरफ आपसे मुराद ये है कि सारी उंगलियां क्यों उठ रही हैं कि शायद आप लोग जो है वो कंप्लेसेंट हैं, या आप लोग इस बारे में खुश हैं, कंटेंट हैं, मुतमईन है कि इलेक्शन भले आगे हो जाए? बिलावल भुट्टो ने भी आज स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि अवाम के एहतसाब से कौन भाग रहा है वो सबको नजर आ रहा है। ही वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स PMLN। जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन करवाने की जो सबसे बड़ी जमानत है मेरी नजर में, मैं जानिबदार हूँ,
वो मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी है। उनकी वापसी इलेक्शन को यकीनी बनाएगी, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए बल्कि तमाम जो जमहूरी सियासी जमातें हैं उनके लिए। तो लिहाजा हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो असल मकसद है, जो कि पिछले साल हुकूमत लेने का भी मकसद था, वो ये है कि सही मानों में साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों और पाकिस्तान के अवाम जिसको चुने वही लोग हुकूमत बनाए। उनके ऊपर कोई आरटीएस या जहाजों के जरिए उनके मैंडेट को पर डाका ना डालें। सर जब वो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि जनवरी का आखिरी हफ्ता है, फिर कोई धुंध कुछ कोई इस तरह के मामला ना हो जाए। लेकिन चलें आगे चलते हैं। आपने तो खैर एज अ पैशनेट वर्कर ऑफ द पार्टी कहा कि मियां साहब की वापसी जो है वो जमानत है इलेक्शंस की। आपके नाकदीन, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वैसे जो कि अभी माजी करीब में आपके इत्तेहादी भी थे, वो ये कहते हैं कि पूरा सिस्टम ही इस वक्त जो है ना वो प्रो नवाज शरीफ है, वो रिग्ड है पीएमएलएन के फेवर में। आप लोगों की तरफ कोई जानिबदारी है। केयर टेकर सेटअप के लिए भी कहा जा रहा है कि लगता है नून लीग की अपनी हुकूमत है। आज भी सरफराज भुट्टी साहब ने जिस तरीके से मियां साहब से माफी मांगी है उसको लेकर भी बड़ी बात हो रही है। इसमें सिंपल बात यह जी कि पाकिस्तान का जो सियासी बैटल ग्राउंड है वो सूबा पंजाब है, जहां अक्सरियत है। इस सेंसस में भी अक्सरियत है। तो लिहाजा तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पंजाब से सीटें हासिल करना चाहती हैं। वरना जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, यही शिकायत तो मुस्लिम लीग नून सिंध में भी कर सकती है कि वहां जो है वहां सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं उन पर पीपल्स पार्टी का असर जरूर मौजूद है, आज भी मौजूद है। तो लिहाजा वो चूंकि पंजाब के ऊपर फोकस है और एक बैटल ग्राउंड है, तो लिहाजा पंजाब के मामले में सब जमातें शिकायत कर रही हैं। ये एक इलेक्शन से कबल तमाम सियासी जमातों ने अपना अपना जो नुक्ता नजर है वो अवाम के सामने रखना है। असल बात में फिर यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो जिम्मेदारी है इलेक्शंस को सही मानों में साफ और शफाफ करवाने की, वो अगर पूरी होती है तो तमाम शिकायत खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। नहीं सर, कुछ लोगों की शमूलियत या होना इस सेटअप के अंदर भी जो है ना वो क्वेश्चंस रेज कर रहा है। फवाद अहमद फवाद साहब की बात करें, आहा चीमा साहब की बात करें, बल्कि कुछ खबरें तो हैं कि शायद काकर साहब जो कि निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर निगरान वज़ीर आज़म ना होते तो शायद ही वाज अबाउट टू जॉइन योर पार्टी। तो इस तरह की चीजों को लेकर भी एक कंसर्न रेज किया जा रहा है कि ये सब लोग वो हैं जिनका एक टिल्ट रहा है, जिन्होंने मैक्सिमम टाइम अपने करियर्स में आपकी जमात की लीडरशिप के साथ काम किया है। देखिए ये सब सवालों के जवाब तो निगरान हुकूमत ने देने हैं या वज़ीर आज़म ने या उनके स्पोक्स पर्सन ने देने हैं। अगर वो समझते हैं कि मुख्तलिफ मामलात में, खास तौर पे जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है SIFC, उसके मामलात को चलाने के लिए कुछ हजरात की उन्हें एक्सपर्टीज चाहिए तो उन्होंने ली है, लेकिन इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये जो जाहिर है हर जमात इलेक्शन में जाने से पहले कोई ना कोई नैरेटिव, कोई ना कोई बयानिया लेकर आती है। आप लोगों का बयानिया है क्या? थोड़ा सा पहले अगर इस पे हमारे व्यूअर्स को, जैसे वोट को इज्जत दो का एक नारा था, उसका एक बैकग्राउंड था। आई मीन वो कोई से डिसएग्री करता है बट वो आप लोगों का एक नैरेटिव था। इस वक्त क्या नैरेटिव है? इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीएमएलएन जगल कर रही है बिटवीन नैरेटिव्स। कभी मईशत को दुरुस्त करने की बात करती है, कभी एहतसाब का, मुख्तलिफ हल्कों से मुंसलिक लोगों के एहतसाब की बात करती है। नारा है क्या इस वक्त पीएमएलएन का? जी, नैरेटिव का हतमी ऐलान तो 21 अक्टूबर को, अब थोड़े दिन रह गए, मियां नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो नैरेटिव को डिटरमिन करेगी। लेकिन नैरेटिव बड़ा वाज़ेह है। नैरेटिव ये है, दो हिस्से हैं उसके। पहला हिस्सा ये कि आज की जो हमें मुआशी चैलेंजेस हैं या बदहाली है या अवाम परेशान है, उसकी वजह वो सियासी इंजीनियरिंग है जिसका आगाज 2014 में धरने से शुरू हो गया। इसमें फिर मुक़्तदरा ने और अदलिया ने उसमें हिस्सा डाला, मीडिया के एक हिस्से ने भी उसमें अपना किरदार अदा किया। तो ये जो आज हम बेयकीनी देख रहे हैं या मुआशी तौर पर एक अनसर्टेनिटी का शिकार है, उसकी वजह वही सियासी इंजीनियरिंग है। दूसरा उसका हिस्सा ये है कि इन सारे मामलात से खराब तरीन मामलात 2013 में थे। तब दहशतगर्दी भी थी, कराची में टारगेट किलिंग भी थी, 18 घंटे की लोड शेडिंग भी थी। उस आज से बदतर हालात में नवाज शरीफ ने मुल्क को उस मुश्किल से निकाला और 2013 के 10 साल बाद भी नवाज शरीफ ही वाहिद वो लीडर हैं जो मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। तो लिहाजा अगर मैं 3 लफ्जों में या 4 लफ्जों में बयान कर सकूं तो हमारा बयान ये है कि नवाज शरीफ ठीक करेगा। जहां भी मुल्क के मसाइल है उसने पहले भी ठीक किए थे, अभी भी वो ठीक। बिल्कुल ठीक है, नजर भी यही आ रहा है, आप लोग यही नैरेटिव लेके चल रहे हैं। दोनों बातों पे क्विकली दो बातें हैं। एक तो आपने कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की थी सर, उनकी एक्सटेंशन के लिए आप लोग बाकायदा मुहिम चलाते रहे। ये जमात इस्लामी के सेनेटर साहब हैं, वो कहते हैं जी पीएमएलएन तो हमसे राब्ता करती रही है कि एक्सटेंशन में अपना हिस्सा डालें। एक बात। दूसरी बात यह है कि 16 महीने हुकूमत में रहे, जिस एहतसाब की शिकायत मियां साहब आज करें उस एहतसाब का आगाज कर देते सर।
जी, हमारे अलावा आज तक किसी ने एहतसाब किया नहीं है। आपको नाजरीन को बताना चाहिए था कि 2013 के दिसंबर में मुल्क के जो साबिक डिक्टेटर थे मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको अदालत पे किसने खड़ा किया था? मुस्लिम लीग नून ने खड़ा किया, और उसकी हम पिछले 9 साल से सजा भुगत रहे हैं। तो लिहाजा ये एक्सट्रीम एक्शंस जो हैं, ये वैसे तो कहने की हद तक बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें एक रास्ता बनाना है पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के लिए, जिसके एक तरफ फौजी आमरीत है और दूसरी तरफ सियासी इंजीनियरिंग से बनाई गई फाशिस्ट हुकूमतें हैं। उसके दरमियान से हमने जो है ना हिस्सा बनाना है। तो लिहाजा वो लोग जो जिम्मेदार हैं सियासी इंजीनियरिंग के, उनका किसी ना किसी तरह उनका हिसाब जरूर होगा। ये अब और बात है कि ये मुस्तकबिल इसका फैसला करेगा कि उनका जो हिसाब है या उनकी जो जिम्मेदारी का तयन है उसकी नौयत क्या हो। सर ब्रीफली कमेंट कर दीजिएगा, 16 महीने की शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट पीएमएलएन के नैरेटिव में कहीं फिगर आउट ही नहीं कर रही, आप लोग डिसओन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस को, आप खुद काबीना का हिस्सा थे, उस पूरी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को, क्यों उसका कहीं पर जिक्र नहीं है? अगर नवाज शरीफ साहब के पास कोई फॉर्मूला है मुल्क ठीक करने का, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी थोड़ा शेयर कर लेते। जी देखिए, सबसे बड़ा हम उसको ओन करते हैं पूरी तरह, लेकिन ओन उस सूरत में करेंगे जब बाकी 15 जो 14 जमात, टोटल 15 जमातें थी, 14 जमातें भी बराबर ओन करें। पीपल्स पार्टी को भी ओन करना पड़ेगा, जेयूआईएफ को ओन करना पड़ेगा, बीएपी को, बीएनपी को ओन करना पड़ेगा, एएनपी को ओन करना पड़ेगा। वो सब जमातें जो हमारा हिस्सा थी उनको ये जो 16 माह की हुकूमत थी उसको ओन करना पड़ेगा। और उससे ज्यादा जरूरी ये भी है कि उससे पहले जो 44 माह वाले लोग थे, वो फाशिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उनको भी ओन करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह कबूल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को एक ना सिर्फ दिवालिया से बचाया बल्कि फाशिज्म बिल्कुल ठीक है सर, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू, वक्त खत्म हो गया। आज जो हमें बेहतरी नजर आ रही है मुख्तलिफ इदारों में, उसकी वजह यही है कि वो वक्त पर फैसला किया गया और पाकिस्तान को एक जो यकीनी फाशिज्म जिसकी तरफ हम जा रहे थे उससे बचा लिया, उसको रोक लिया। चले, एंड यू आर सेइंग कि जो बाकी लोग साथ थे उनको भी अपना शेयर ऑफ द बैगेज जो है उसको लेना चाहिए, उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े मामला की। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जहां आज के प्रोग्राम में हम बात करें मुख्तलिफ सियासी जमातों के आने वाले इंतखाबात को लेकर तैयारियों के हवाले से, लाहे अमल के हवाले से, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात कर ली जाए। पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से अभी हाल ही में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत की गई है। ये भी कहा गया है कि अगर इलेक्शंस को डिले किया जाता है तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि वो समझते हैं कि शायद मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। कुछ इन इशूज़ पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम जहाँ सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें इलेक्शन मुहिम के लिए मैदान में दिखाई दी थी और बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैदान में दिखाई दी थी, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक फुट पर है। क्या कोई तैयारी है जो कि की जा रही है, कोई प्लानिंग के फेज में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, जैसे इब्तदाई में मैंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो हमने देखा कि कैंपेन के लिए मैदान में उतरते हुए नजर आए। अब एक ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ दिनों से खामोशी इख्तियार की हुई है। सर, आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, किसी प्लानिंग के फेज में है, कोई कंसिडरेशंस हैं, इस वक्त क्या मामला हैं? यशवीन, आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे जी, उसके लिए जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को जनाब जमात ने ये इख्तियार दिया था कि वो मामलात को डायलॉग के जरिए हल कराने की कोशिश करें। वो अभी इस हफ्ते में इंशाअल्लाह मीटिंग होती है तो पता चलेगा कि आउटकम क्या आया है। वरना पीपल्स पार्टी अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंगें कर रही है, कमेटियां हमारी फॉर्म हो गई हैं और इलेक्शन कैंपेन ट्रिगर हो गई है। मुस्लिम लीग इस वक्त जलसे इसलिए कर रही है कि वो मियां साहब की आमद की तैयारी कर रहे हैं जी, वरना ये 4 महीने की कैंपेन वैसे ही बहुत मुश्किल और बहुत थका देने वाला काम होता है। और आपको इस बात का इल्म है कि अब इलेक्शन इतना महंगा कर दिया गया है जी, 4 महीने 4.5 महीने की कैंपेन करना अब किसी के पास का रोग भी नहीं है। लिहाजा देना ये कोई सियासी अमल के मुनासिब बात भी नहीं।
बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी लेवल के ऊपर जो मीटिंग्स और प्लानिंग है उसका काम जारी है। आपने कहा कि ये इख्तियार जरदारी साहब को दिया गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड से जुड़े मामलात को हल किया जाए, तो कुछ जवाब या उसके ऊपर कोई अपडेट आएगी? सर किसके साथ बात करें? लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला कौन है जिसके साथ हल होगा? ये शिकायत आप लोगों को किसके अगेंस्ट है? थोड़ा सा इस पर भी अगर रोशनी डाल दें। उनको ये इख्तियार दिया गया था कि वो जिसके साथ समझेंगे, ये बातें कोई इंटरनल कंजम्पशन की होती है, इलेक्शन कमीशन हो सकता है, केयर टेकर गवर्नमेंट हो सकती है, हमारे इत्तेहादी साहब का जमातें हो सकती है, जो भी फोरम्स हैं उनके साथ वो डायलॉग के जरिए जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उनके इल्म में लाए गए उस पर नेगोशिएट कर लें। बिल्कुल ठीक है। आपने भी पहले एक दफ़ा मेरे ही प्रोग्राम में बल्कि पहले कहा, अदरवाइज भी आप कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि जब हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो हमें ये लगता है कि जो भी मुक्तदर हल्के हैं, सिस्टम इस वक्त टिल्टेड है नून लीग के फेवर में। खुर्शीद शाह साहब ने तो कहा कि निगरानों की हुकूमत नहीं, नून लीग की हुकूमत लगती है। सरफराज बुगटी साहब ने सर आज बड़ी ही मियाँ साहब की शान में बहुत अच्छा कुछ कहा। उन्होंने कहा जी कि ऐसा लीडर कभी देखा है जो अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान वापस आ गया और जब पता हो कि अरेस्ट हो जाएगा। इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आना केयर टेकर सेटअप से, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो भी सियासी कारकुन है, वो तो उनकी है, ठीक है, लेकिन वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को अगर दबाए रखें तो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए या उनके इमेज के ज्यादा बेहतर। बिल्कुल ठीक है सर। नैब केसेस गिलानी साहब, जरदारी साहब के साथ जो मामला है वो दोबारा से बहुत से मुतादिद सियासतदानों के खिलाफ खुले हैं। पीपल्स पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? आप लोगों को पुट डाउन करने के लिए, पुश बैक करने के लिए तो कहीं इस तरह के केसेस दोबारा से नहीं आप समझते हैं कि खोले जा रहे हैं, और किस तरीके से आपकी लीडरशिप रिसीव कर रही है? क्या इम्पैक्ट होगा आपकी कैंपेन पे इसका? जहाँ तक इम्पैक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई नया केस तो नहीं है। ये वही केसेस हैं जो मफरूजों पर मबनी बनाए गए और जो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी थी, जो विलफुल कैंपेन हमारे खिलाफ करनी थी, वो हो गई। जो ट्रायल हमारे होने तक हो चुके। ये तो एक उस कानून के सुगम दुरुस्त करके उसकी बेहतरी की गई, जिसको अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए या एक ये कह लीजिए किसी हद तक एक नामुनासिब फैसला देते हुए, क्योंकि वो पार्लियामान के इख्तियार को कम करने की बात है, उन्होंने ये फैसला किया है। वो भी अदालत देखेगी, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमें ना पुराने कानून का परवाह है ना नए कानून की, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ये केसेस जो विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पे, इंतकाम की बुनियाद पे, हमारे हौसले तोड़ने की बुनियाद पे बनाए गए, ये हमने फेस किए थे, आने वाले कल को भी फेस करेंगे। पहले भी एहतसाबी निजाम वो होना चाहिए जी, जो सबके लिए यकसा एहतसाब हो और लोगों को उस एहतसाब पे एतबार भी हो। सर, एहतसाबी निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। सियासी जमातें, आप लोगों जैसी सियासी जमातें, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो कि ह्यूमन राइट्स की भी हमेशा बात करते हैं, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है इस मुल्क की सियासत के अंदर। आपको नहीं लगता सर इस मुल्क की सियासत के अंदर आजकल बहुत कुछ गलत हो रहा है? फ़ारूक हबीब कहाँ हैं, शेख रशीद कहाँ हैं, उस्मान डार कहाँ हैं? एक तो होता है कि कहीं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कहीं पेश किया जा रहा है, किसी कानूनी चैनल के थ्रू उनको लेकर जाया गया, उनको तो पता ही नहीं है सर कि लोग कहाँ पर हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सारा कुछ घूम कर वापस भी आया करता है इस मुल्क की सियासत के अंदर, लेकिन आप लोगों में से मैंने कभी किसी की कहीं पर भी आवाज नहीं सुनी। तो हमेशा इस बात की आवाज उठाते हैं, अगर किसी के खिलाफ केसेस हैं तो उनको अदालतों में लाना चाहिए, ठीक है, उनको अदालतों में लाना चाहिए। और ये जो फोर्सफुल डिसअपीयरेंसेस हैं ये नहीं होनी चाहिए। किसी बंदे को कोई भी इदारा हो वो इस तरह ना उठा सकता है, ना उठाना चाहिए। अगर है तो ये नामुनासिब और इंतहाई गलत बात है, ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। सर, आप लोगों को मुतालबा करना चाहिए ना आगे बढ़ करके इन लोगों को पेश किया जाए, वो भी आपकी कम्युनिटी का हिस्सा है कि अगर जिसके खिलाफ केसेस हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए और बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के किसी को गिरफ्तार करना, किसी को अपनी तहवील में लेना बिल्कुल गैर कानूनी। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास राइट है, उनको भी राइट मिलना चाहिए इलेक्शन का। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, लेकिन मुल्क दुश्मनी का जहां पर मामला है तो वहां पर तो ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हम अपने लिए तो नहीं मांग रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स लेवल प्लेइंग फॉर ऑल। जहां तक तलब पीटीआई का है, उनके किसी कारकुन को, उनके किसी लीडर को, उनके किसी सरबराह को
अगर इस वक्त तहवील में रखा गया है, उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, तो ये तो बुनियादी तौर पे उनको अपने खिलाफ बनने वाले केसेस का सामना करना है। वो तो कानून के मतलूब लोग है ना। ठीक है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के कौमी इदारों पे हमला किया है, उनके खिलाफ साजिशें की हैं और कोई कानून किसी की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल की बात करें। सर आखिर में कह दीजिएगा, हल्का बंदियों का मामला, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला किया है, क्या एतराजात हैं सर, क्या शिकायत हैं? वो हमारी मीटिंग अब होगी, उसके अंदर जब सारी डिटेल इकट्ठी हो रही है फिर ही आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपके वक्त के लिए कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कुछ आजकल के ऑन गोइंग इशूज़ हैं उन पर हमने उनसे उनकी राय ली। उनका कहना यह था कि जो इस वक्त के मामलात हैं, खासतौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमने जरदाई साहब के सुपुर्द किए हैं कि जो भी कोई इन मामलात को देख रहा है वो उनसे बात कर लें, मुज़ाकरात कर लें। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में देखना कि क्या मुज़ाकरात हुए और क्या फैसला हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रही। जी वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे कि आने वाले इंतखाबात के लिए जहां पर सभी सियासी जमातों ने किसी न किसी लेवल पर अपनी तैयारी का आगाज़ कर दिया है, मुतहरिक होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर MQM भी आने वाले इंतखाबात के लिए जो है वो हम देख रहे हैं कि मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराची में एक जलसे से बात करते हुए, खिताब करते हुए ये दावा किया है कि 22 की 22 नशिस्तें इस इलेक्शन में MQM की होंगी। कुछ इस दावे के हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ जो हल्का बंदियों का मामला है और उस पर MQM की क्या रिजर्वेशंस हैं, वो रिजर्वेशंस कैसे दूर होंगी, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैजाबाद धरना केस, जो उसकी रिव्यू की दरखास्तें हैं, जहां एक एक करके सभी ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली, वहीं पर MQM ने भी एक दरखास्त जमा करा रखी थी और MQM ने भी वो दरखास्त वापस ले ली है। उसका क्या बैकग्राउंड है, इस पर भी बात करेंगे। सीनियर रहनुमा है MQM के, साबिक वफाकी वजीर है अमीनुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो यही कि फैजाबाद धरना केस एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू, रिव्यू की नजरसानी की दरखास्तें मुतअद्दिद एप्लीकेंट्स की तरफ से थी, MQM वाज वन ऑफ देम। आप लोगों ने भी सर कहा है कि 10A का जो मामला आप लोगों ने पहले उठाया था कि वो फुलफिल नहीं किया गया, वायलेट किया गया, अब आपने अपनी एप्लीकेशन वापस ले लिया। सर थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड बता दें कि क्यों जरूरत पेश आई दरखास्त वापस लेने की। देखिए यशवर, मैं समझता हूँ कि ये कई साल पुराना केस है और उस पुराने केस होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। इसीलिए जब MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने कल मशावरत की और मशावरत करने के बाद अपने लीगल टीम के साथ मशावरत की और लीगल टीम को फिर ये राब्ता कमेटी ने हदायत जारी की है कि जिस तरह बाकी तमाम सियासी पार्टियों और तमाम जो इंतज़ामी इदारे वो अपनी दरख्वास्तें वापस लें, तो MQM भी उसी फुट स्टेप को फॉलो अप करते हुए एक जिसे कहते हैं कि अफ़वाम तफ़हीम के माहौल को बरकरार रखते हुए उसी फुट स्टेप पे जारी है। और मेरा ख्याल है किसी भी दिन ये हमारे लॉयर ये जो जजमेंट है, ठीक है आपका मौक़िफ़, आई डू गेट योर पॉइंट के पुरानी जजमेंट है, पुराना केस हो गया, पुलों के नीचे से सर पानी तो निकला है, लेकिन इस जजमेंट को एक बड़ी पावरफुल जजमेंट कहा जाता है जब पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में अगर इसके हवाले से बात की जाए। आपको नहीं लगता कि पुलों के नीचे से उस तनाजुर में अभी भी बहुत पानी नहीं निकला? इदारों का रोल क्या होना चाहिए, कहीं पर क्या तजावुज़ हुआ था कि नहीं हुआ था? अगर इस बात को इस्टेब्लिश किया जाएगा तो मुस्तकबिल में भी ये चीज़ें मददगार साबित होंगी, लेकिन अगर सियासी जमातें ही मैदान छोड़ देंगी तो फिर सर अदालतें या अदलिया क्या करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि MQM चूँकि एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है तो हमारा मौका बिल्कुल बेहतर क्या है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, अदलिया की आज़ादी को बरकरार रहना चाहिए, जमहूरी रवायत कायम दायम रहना चाहिए और इन तीनों चीज़ें इश्यूज़ के ऊपर। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये 3-4 बुनियादी इशू है जिसके ऊपर MQM हमेशा एक्टिव रही है। आज़ादी सहाफ़त का मामला हुआ तो हम PFUJ के साथ खड़े रहे हुकूमत में होने के बावजूद। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की गई कि पार्लियामेंट को तहलील किया जाए, MQM ने क्या कहा कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, 5 साल का टेंडर मुकम्मल होना चाहिए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से MQM सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी रही है, अपनी रियासत के साथ खड़ी रही है। तो मैं समझता हूँ कि MQM का असली मौक़िफ़ है और उसी असली मौक़िफ़ के साथ MQM आगे बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है सर, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा लें। माजी करीब में
पीडीएम लेड गवर्नमेंट, आप लोगों के पास भी वजारतें थी, आप लोग हुकूमत का हिस्सा थे, कोई भी लोग इस वक्त, कोई भी सियासी जमातें ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ की जो पीडीएम हुकूमत में मामलात हुए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और यही मामला मैं हल्का बंदियों के हवाले से बात करी हूँ कि नया सेंसस भी उसी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कराया, हल्का बंदियाँ भी उसी मर्दमशुमारी के तहत हो रही हैं, लेकिन सर आप नाराज हैं, MQM जो है वो कहती है कि हम हल्का बंदियों को नहीं मानते। तो सर ये तो एक तो ये कि इलेक्शन को डिले नहीं होगा इलेक्शन इससे, और साथ ही साथ ये भी कि जिस हुकूमत का हिस्सा थे उसके फैसलों के साथ स्टैंड क्यों नहीं कर रहे? देखिए ईश्वर, आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछे हैं, मैं ख्याल है मैं तरतीब और इसके जवाब दे देता हूँ। मेरा ख्याल है पीडीएम की जो 15 माह या 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें जो MQM की कंट्रीब्यूशन थी, MQM की कंट्रीब्यूशन क्या थी? IT मिनिस्ट्री मेरे पास थी। क्या IT मिनिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत तेज रफ्तारी और बर्फ रफ्तारी के साथ तरक्की की है। दूसरी बात, आपने डिलिमिटेशन के हवाले से बात की। देखिए हमारा तो ईश्वर, आपको तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया मौक़िफ़ अभी से पिछले 5 साल से नज़र आ रहा था। हम क्या कह रहे थे कि सेंसस का इनेकाद किया जाए। अब बड़े मुश्किल से पिछले हुकूमत से लड़ झगड़ के, आर्ग्यूमेंट करके और दलाइल के साथ हमने मेक श्योर किया कि सेंसस का इनेकाद किया जाए। 2022 में सेंसस का इनेकाद शुरू हुआ, 2023 में इसका रिजल्ट आ गया। और MQM की कोशिशों से ये मैं समझता हूँ कि ग़ालिबन 4 अगस्त या 5 अगस्त इसी साल मैं समझता हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से पास किया गया। चारों वज़ीर आला मौजूद थे, कहते हैं कि हम उस मर्दमशुमारी को भी नहीं मानते, उसके तहत होने वाली हल्काबंदियों को भी नहीं मानते। नहीं, हमने कब कहा कि मर्दम? देखें, मैं समझता हूँ MQM की कोशिशों काविशों की बदौलत जब 98% कराची की मर्दमशुमारी मुकम्मल कर ली गई थी तो कराची की आबादी 1 करोड़ 30 लाख बताई जा रही थी। ये MQM की कोशिशों की बदौलत वो आबादी 1 करोड़ 30 लाख से जब 2% बाकी थी तो हमने काविश करके 70, 72, 73 लाख लोगों का इजाफा कराया और 2 करोड़ 3 लाख में बन गए। और MQM की कोशिशों की बदौलत ये विल बी शॉक टू हियर कि कराची की कौमी असेंबली की 1 सीट बढ़ गई, सूबाई असेंबली की 3 सीट कराची की बढ़ गई। किसकी कोशिशों से? MQM की कोशिशों से बढ़ी है। इसी तरह डिलिमिटेशन का मामला आप पूछिए, यस मैं डिलिमिटेशन पे आ जाता हूँ। देखिए डिलिमिटेशन के हवाले से MQM को कुछ जगहों पर बिल्कुल एतराज़ है और जायज़ एतराज़ है। MQM क्या कहती है कि मेरिट की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। इसी तरीके से जो हैदराबाद की सीट थी, मलीर की 1-2 सीट है, इसी तरह मीरपुर खास की सीट है, सक्कर की सीट है, इसके ऊपर MQM का एतराज़ है। और MQM अपना आईनी कानूनी जमहूरियत का इस्तेमाल करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ पिटीशन में जाएगी और मेरिट के हिसाब से अपनी आर्गूमेंट करेगी। सर आप भी जाएंगे पिटीशन में डिलिमिटेशन के लिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एतराज़ात हैं, वो भी जाएंगे, तो फिर आप लोग सर सबब नहीं बनेंगे अगर इंतखाबात आगे बढ़ते हैं? एतराज़ात क्या है? अगर कुछ बुनियादी थोड़ा सा कुछ मामूली सा कोई एक आधा नुक्ता हमारे साथ भी शेयर कर लीजिएगा कि क्या एतराज़ है डिलिमिटेशन पर आपको नशिस्तों पर? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपके इल्म में ले आता हूँ कि देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ मीरपुर खास से। क्या मीरपुर खास से पिछले 40 साल से MQM पाकिस्तान सूबाई असेंबली की सीट जीतती चली आ रही थी हर इलेक्शन के दौरान, 88, 90, 93, 97, 203 हर इलेक्शन में। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 की अपनी हुकूमत के दौरान कि मीरपुर खास शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इसी तरीके से नवाबशाह में MQM जीतती चली है कई दफ़ा, सक्कर में कई दफ़ा सूबाई असेंबली की सीट जीती है, लेकिन उन शहरों को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। हम ये कहते हैं कि शहरी इलाके अलग होने चाहिए, दही इलाके अलग होने चाहिए। तो मेरा हाल हमारा बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक मेरिट की बुनियाद पर आबादी पीपल्स पार्टी का भी तो कहीं ना कहीं यही एतराज है ना, अर्बन सेंस, क्योंकि आप लोगों का घर समझा जाता है, वहां पर एक सीट का इजाफा हो रहा है, पीपल्स पार्टी उसके ऊपर ना लाए, तो फिर ये तो इंडिविजुअल एतराज़ात को कैसे कैटर करेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि क्या 88 में, 90 में, 93 में, 97 में, 2003 में, 2008 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल थी? यकीनन नहीं। मेरा ख्याल है वो तमाम फैसले मेरिट पे करते थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में मैनिपुलेशन की गई, इसलिए ऐसा अमल नजर आया। हम क्या कहते हैं कि मेरिट के बुनियाद पे, हम ये नहीं कहते, मेरिट के बुनियाद पे जो बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री एक दूसरे को टच करती भी होनी चाहिए। और आबादी का तनासिब भी अगर 4,12,000 की आबादी होनी चाहिए सूबाई असेंबली में, हम कहते हैं कि 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं 15%, 18% वेरिएशन है तो अगेन ये कानून की खिलाफवर्जी हो रही है। क्विकली 2 चीजों पर कमेंट कर दीजिए। एक तो ये कह दीजिए कि अगर आपके एतराज़ात को केटर फॉर नहीं किया जाता तो फिर क्या लाहे अमल होगा? एतराज़ तो आप उठाएंगे, आगे से फोरम का भी तो राइट है ना, अगर वो एतराज़ात को रद्द कर देते हैं फिर?
देखिए, एमकेएम अपना आईनी कानूनी जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक इलेक्शन एमकेएम की जो इलेक्शन सेल है वो मुकम्मल इस पर काम कर रहा है। हम फौरी तौर पे पिटिशन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जाएंगे, तमाम फोरम पे एतराज़ उठाएंगे। लेकिन एक बात आपके बड़े चैनल के जरिए पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहते हैं कि एमकेएम इलेक्शन की तैयारी कर रही है। एमकेएम ऑलरेडी ग्राउंड पे मौजूद है। हर सूरत में मैं समझता हूं कि जब भी इलेक्शन होगा, गालिबन जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का उम्मीद है, तो एमकेएम हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बिल्कुल ठीक है कि कोई इत्तेहाद बना रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहादों पर काम हो रहा है, खासतौर पर कराची के हवाले से अगर बात करें, कोई इस तरह की चीज़ ऑन द कार्ड्स है आप लोगों के लिए? देखिए यशवंत, अगर आप एमकेएम के पिछले 40 साल डायनेमिक को स्टडी करेंगी और एमकेएम गालिबन 88 से लेकर 2018 तक जितनी भी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुई है तो हमेशा भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। और उन तमाम इलेक्शन में खूबी ये थी कि एमकेएम ने कभी किसी सियासी पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं किया, बल्कि एमकेएम ने हमेशा पतन के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा। हाँ, एमकेएम लोकल एडजस्टमेंट जरूर करती है, लोकल सीट एडजस्टमेंट जरूर करती है, कराची का सर्वर हो या इंटीरियर सिंध हो। मैं समझता हूँ कि वी हैड वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप विद द GDA, GUI, फंक्शन लीग के साथ एक दूसरे के दफातर में आना जाना है। गालिबन कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहां जहां पे सीट एडजस्टमेंट की बात होगी, और दूसरी बड़ी खूबी क्या है एमकेएम की, जहां वो कराची और हैदराबाद में नंबर 1 पोजीशन लेती है, तो इसी तरह खैरपुर, शिकारपुर, बदीन, लाड़काना, इन तमाम जगहों पर भी एमकेएम को बड़े बड़े वोट बैंक मौजूद है। 12,000 के 15,000 इन जमातों के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई इस तरह के मामलात पे एमकेएम के अच्छे ताल्लुकात है। पीटीआई के साथ भी सर हो सकते हैं इंतखाबी मामलात, कोई अगर कोई इस तरह की ऑप्शन आती है? देखिए, सियासत में कोई दरवाजे बंद नहीं होते, ठीक है ना। मैं समझता हूं कि कल के दोस्त आज के दुश्मन कल के दोस्त होते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो 9 मई का वाकया हुआ है, वो तमाम ग्रुप, वो तमाम फैक्टर, वो सियासी पार्टी जो रियासत के खिलाफ बात करेंगी, जो पाकिस्तान आइन के खिलाफ चलेगी, एमकेएम उनके साथ नहीं चल सकती है। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त रिव्यूअर्स। अमीनुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, एमकेएम से जुड़े मामलात, उनकी क्या इंतखाबी स्ट्रैटेजी है, उसके हवाले से हमने बात करने की कोशिश की न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।